up to 10 o'clock. ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषा हाय जी। शेषराज भाई, नमस्ते शेषराज जी। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के भूत से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो नवजीवन ग्रुप ऑनलाइन इंडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जरूरी है मेरी रिकवरी के लिए। जो हमारे ए के जो 12 कदम हैं, उन 12 कदमों में से जो कदम नंबर 5 है, उसमें से ये लिया गया है दोस्तों, जो कहता है स्टेप 5, एडमिटेड टू गॉड, टू वन सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग। यानी कि हमने भगवान से, अपने आप से और एक अन्य किसी व्यक्ति से अपने दोषों का जो असल चरित्र है, उसको कहीं तो भी उनके सामने में स्वीकार किया। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं शराब बंद करने के लिए आया था, और यहाँ आने के बाद में आप लोगों के अनुभव से एक आइडेंटिफिकेशन मिला कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, और बीमारी के बारे में जानकारी मिली कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुका हूँ। एक ऐसा शराबी की जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, और उसका इलाज भी बताया गया कि जब हम सीमित मात्रा में शराब ही नहीं पी सकते, तो हमारे पास में एक ही चारा है कि हम शराब के पहले घूंट से दूर रहे। मेरा शराबी जीवन एक ऐसा जीवन था दोस्तों कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक, पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद। मरते मरते क्या बचा, पागलपन की हरकतें क्या हुई, और आखिरी की भी परिस्थितियां ऐसी थी कि जिंदगी का हर एक फ्रंट मेरा अस्त व्यस्त हो चुका था। कोई फ्रंट ऐसा नहीं बचा था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ठीक था। उल्टा आखिरी के हालात ऐसे थे कि अब मरता या तब मरता, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना। तो ऐसी भयंकर परिस्थितियों में मैं ये में आया था, और इसलिए मेरे पास में और कोई दूसरा तीसरा इलाज नहीं था दोस्तों कि मैं शराब के पहले घूंट से अपने आप को दूर रखूं। तो एक ही फेलोशिप, एक ही मीटिंग, आप लोगों के अनुभव, इनकी वजह से दोस्तों कैसे मुझे एक एक दिन के आधार पर शराब की दूरी मिली, मुझे पता भी नहीं चला। बस मैंने यही किया कि निरंतर मीटिंग और पूर्ण मीटिंग, समय के पहले पहुंच जाता था। उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं थी, 18 साल पहले फिजिकल मीटिंग्स ही होती थी। तो कोई मोबाइल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कई पैदल मीटिंग करते थे, कोई लाने ले जाने वाला नहीं। मगर अपने आप को शराब से दूर रखना है, जिंदा रहना है, अच्छी जिंदगी जीना है। तो उस शराब की दूरी को पाने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये जो विलिंगनेस थी, ये जो मन की तैयारी थी, इसी ने दोस्तों मुझे शराब की दूरी दी। लगातार मीटिंगे, निरंतर मीटिंगे, हमेशा फेलोशिप में बने रहना। बहुत ही जल्दी एक ही मैं सर्विस में आ गया। जिस ग्रुप को होम ग्रुप बनाया, उसका मुझे 6 महीने के बाद ही चेयरमैन बना दिया गया। और मेरी शराब की जो दूरी है, वो बढ़ते रही। मगर धीरे धीरे दोस्तों, जैसे जैसे शराब की दूरी बढ़ी, वैसे वैसे मैं इस बात को अनुभव कर रहा था कि शराब बंद होने के बाद भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो एक सोच लेकर मेरे जैसा शराबी ये में आता है कि भाई वो दारू बंद कर देगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, वो ही सोच लेकर मैं भी ये में आया था। मगर
पहला बर्थडे हो गया, दूसरा बर्थडे हो गया, अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा नाम भी हो रहा है। खासतौर पे ए में तो हो रहा है कि बहुत एक्टिव लड़का है, बहुत सर्विस में इन्वॉल्व है। तो ये चीजें मन को अच्छा बोलने के लिए तो ठीक थी, मगर असल जिंदगी के जो प्रॉब्लम थे वो हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी बात कि स्वभाव में मेरे कोई बदलाव नहीं आने की वजह से कैसे मेरे संबंध पहले लोगों से खराब हो रहे थे, चाहे वो घर में हो, काम धंधे पे हो, पास पड़ोस में हो, और अब ए में आ गया हूँ तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी ठीक वैसे ही मेरे संबंध खराब हो रहे थे। तो इन सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी जो एक आत्म शांति जो मिलनी चाहिए, एक समाधान जो मिलना चाहिए, वो सोब्राइटी का समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा था। और ए में आने के बाद में भी मेरे हाथों से गलतियां हो ही रही थी। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था कि ए में आने के बाद में भी वो अलग अलग कारणों से शराब की तरफ में जा रहे हैं। जिस दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया, 2 महीने के बाद में वही शराब पीने लग गया। और भी मैंने कई लोगों को अलग अलग कारणों से शराब पीते हुए देखा। कोई गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो शराब पी लिया। कोई लालच के चक्कर में फंस गया, इजी मनी के चक्कर में कर्जे हो गए तो शराब पी लिया। कोई अनैतिक संबंधों में फंस गया, सेक्स का प्रॉब्लम, तो वो शराब पी रहा है। कोई अपने घमंड में आने के बाद में मीटिंग से दूर हो रहा है, मीटिंगों से दूरी बढ़ रही है, उसके हाथों में कई अचानक शराब आ रही है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में मैं अनुभव कर रहा था। भगवान की कृपा से मुझे ए में आने के बाद में दोबारा शराब की तरफ जाने का कोई मौका नहीं मिला, वो अनुभव मुझे नहीं आया। और शायद उसके पीछे का ही कारण है कि मैं निरंतर मीटिंग में था, एक ही सर्विस में था। मगर हाँ, शराब की तरफ लेके जाने वाली सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर में थी। और रोज मीटिंग में भी सुनता था, ओल्ड टाइमर अलग अलग स्टेप्स पे अपने अनुभव बांटते थे ओल्ड टाइमर, कि भाई हमारा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, शराब तो एक सिर्फ सिम्टम है, एक लक्षण है। असली जो जड़ है वो कुछ और है। ये प्रोग्राम 12 कदमों का प्रोग्राम है, सिर्फ पहले कदम का प्रोग्राम नहीं है। तो ये चीजें मैं लगभग रोज के रोज मीटिंगों में सुन भी रहा था, मगर उन कदमों पे काम करना, उन कदमों पे समझना, इसकी विलिंगनेस ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई चल तो रहा है, दारू से तो दूर है, अब सब तो ठीक हो रहा है। और ये कहती है कि खुद भी शराब से दूर रहो और अन्य शराबियों की मदद करो। वो भी तो कर ही रहा हूँ, उनकी भी तो दुआएं मिल ही रही, नाम भी मिल रहा है। अब ये जो कदम वदम लेने की बातें हैं तो ये करेंगे आराम से। तो एक तरफ तो हमारा डर रहता है कदमों को लेने के लिए, खास तौर पे चौथे कदम के लिए, जिसमें हमको अपनी मोरल इन्वेंट्री, अपनी नैतिकता का लेखा जोखा लिखना पड़ता है। तो जब हम सुनते हैं कि लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यही डर खाता है कि यार लिखेंगे कैसा। अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा उतारो, और वो भी कागज कागज पर। और फिर उसके बाद में बोला गया कि ये अन्य व्यक्ति को बताना भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सोच के ही डर लगता है आदमी को। दूसरी तरफ हमारा अहंकार कहता है, हाँ, है ना, टाइम, करेंगे जब करना है। अभी अभी कौन सी गड़बड़ है, अभी तो दारू से दूर हुए हैं, काम धंधे देखने हैं, घर देखना है, अभी फुर्सत ही कहाँ है अपने को। तो एक तरफ मेरा डर है जो मुझे रोकते रहता है, और एक मेरा अहंकार है जो मुझे टालने के लिए बोलते रहता है। और यही चीजें मेरे साथ में चल रही थी। मैंने शुरू में एक बार बिग बुक पढ़ी और उपन्यास के भांति पढ़ी स्टाइल में। तो सब कुछ तो समझ में आया ही नहीं, कुछ चीजें सिर्फ समझ में आ गई। लेकिन फिर उसके बाद में जब मुझे आवश्यकता पड़ी कि नहीं यार, ये जो पुस्तक है बिग बुक,
इसमें प्रोग्राम है लिखा हुआ, और इसकी उसकी मुंह जबानी सुनने की बजाय इसमें क्या लिखा है ये भी मैंने खुद पढ़ना चाहिए। तो जब मैं फिर से पढ़ने लगा, तो दोस्तों बिग बुक के चैप्टर 5 ने मेरी आंखें खोल दी। अध्याय 5 में मुझे समझ में आने लगा कि मेरा प्रॉब्लम असल में सिर्फ शराब नहीं है। शराब तो मेरी प्रॉब्लम थी ही, मैं उसका एडिक्ट हो चुका था। मैं थोड़ी सी पी के नहीं रह सकता था। मगर सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है। अल्कोहलिक नॉट अल्कोहलिज्म। अल्कोहल अलग चीज है और मेरा इज्म अलग चीज है। और यही वजह है कि अल्कोहल से दूर होने के बाद में भी हमारी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आती है। ए में आने के पहले मैं 2003 में बीमार गिरा। मुझे टीबी हो गई। बिल्कुल हड्डियों का मैं ढांचा बन गया था। और देखने वाले बोलते थे कि ये बचने के चांसेस नहीं है। मैं 11 महीने बीमार रहा। मुझे बैसाखियां लग गई थी। भगवान की कृपा से उस बीमारी से मैं बचा। मगर देखिए कि इतनी भयंकर परिस्थितियों से निकलने के बाद भी, मरण शैया से उठने के बाद, 11 महीने के बाद में मैंने फिर दारू पी ली। अब कहाँ मेरी शराब समस्या है। तो ए में आने के बाद में ये चीजें समझ में आने लगी कि हाँ यार, बिग बुक की वजह से, ओल्ड टाइम और की शेयरिंग की वजह से। और तब जाके दोस्तों मैं लगभग 3.5 4 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो दूसरों का हाल हो रहा है मैं वैसा शिकार नहीं होना चाहता। बहुत ही बुरा अल्कोहलिज्म मैं भोग कर आया हूँ। अब उस दलदल में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी थी। ए में आने के बाद 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। मैं कुंवारा ए में आया था। तो मैं ये जो एक अच्छी जिंदगी भगवान की कृपा से जो मुझे मिली है, अब मैं इसको खोना नहीं चाहता था। तो दोस्तों मेरे पास में और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं था कि अब मैं इन 12 कदमों के प्रोग्राम पे काम करना शुरू करूं। तो 3.5 4 साल के बाद, यानी खास तौर पे तीसरे बर्थडे के बाद, मैंने विशेष तौर पे स्टेप्स के लिए अपना एक स्पॉन्सर चुना। और आज मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से मैं आज अपने आप को जानता हूँ। आज वो मेरे सभी चीजों के लिए स्पॉन्सर है, और उनका मेरी रिकवरी में बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं तो भी उनको मैंने चुना, और उसके बाद में मैंने इन कदमों पे काम करना शुरू किया। एक लंबा समय मुझे लगा दोस्तों, चौथा कदम लिखने के लिए, अपने नैतिकता का लेखा जोखा लिखने के लिए। लेकिन मैंने डिटेल्ड में लिखा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ऑप्शन दे दिए थे कि उनके जमाने में तो एपिसोड वाइज लिखा जाता था, यानी जैसी जैसी घटनाएं आती है याद वैसा लिखो। मगर उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया था कि आजकल जो चार्ट सिस्टम बनाया है, बोले खुन्नस की इन्वेंट्री, डर की इन्वेंट्री, सेक्स की इन्वेंट्री, और इसके अलावा अगर हमने जो नुकसान पहुंचा है लोगों को, उसकी इन्वेंट्री। तो ऑलरेडी चार्ट बने हुए हैं, और वो जो बिग बुक से ही बनाए गए हैं। तो मुझे ज्यादा अच्छे लगे, वो ज्यादा आसान लगे। और मैंने उन चार्ट चार्ट के द्वारा जो इन्वेंट्री है वो मैंने लिखनी शुरू की। और मैंने डिटेल्ड इन्वेंट्री अपनी लिखी दोस्तों। सही में दोस्तों, वो सारा लिखने के बाद में जब मैंने खुद पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो हर मामले में सबको किसी न किसी तरीके से दोष देता था, अपनी बर्बादी के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी पीड़ा के लिए, तो असल में सबसे बड़ा दोषी तो मैं था। ओरिजिनल एक्चुअल कल्प्रिट मैं था। और मैंने सिर्फ लोगों के नाम पर रसीदें फाड़ी थी। ये ऐसा, वो वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और लोगों की गलतियां निकाल निकाल के उनके प्रति मन में खुन्नस पालना, उनके प्रति बदले की भावना रखना। और इन्हीं चीजों की वजह से फिर मनस्ताप करके बार बार दारू की तरफ जाना। वैसे भी एक बेवड़ा किसी का बुरा करता नहीं, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, तो वो अपने आप का ही बुरा करते रहता है। तो जब मैंने
चौथे कदम में अपनी नैतिकता का पूरा लेखा जोखा उतारा और उसको पढ़ा, तो मैंने देखा दोस्तों कि मेरी ही गलतियां कितनी सारी हैं। असल में बढ़ने में सबसे ज्यादा अगर किसी का बड़ा रोल है, वो मेरा खुद ही था। मेरी बर्बादी में सबसे जो ज्यादा योगदान जो था, वो मेरे अपने आप का था, बजाय कि दूसरों का। मगर मैं कहीं तो भी लोगों से मैं चिढ़ा हुआ था, उनसे खुन्नस में था, उनसे गुस्से में था। और उस गुस्से की वजह से दोस्तों मुझे बार बार शराब पीनी पड़ती थी। तो जब मैंने सारी चीजें लिखने के बाद में मुझे समझ में आया दोस्तों कि मैंने अपने साथ में न जाने कितने अनगिनत लोगों को सताया है, रुलाया है, दुखाया है। न जाने कितने प्रकार के गलत काम करके मैं आया हूँ। और उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी दोस्तों कि जो मैंने किसी के सामने में आने नहीं दी थी। वो सारे राज मैंने अपने आप से ही छुपा के, अपने पास ही छुपा के रखा था। और वो कई बार मुझे परेशान करते थे। एक जो अल्कोहलिक होता है वो अंदर से रेस्टलेस होता है, इरिटेट होता है, डिसकंटेंट होता है, जो डॉक्टर विलियम सिरकवर्ट कहते हैं कि अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। तो इसकी वजह उसके जो अपने कर्मकांड होते हैं, वो कर्मकांड दोस्तों उसका पीछा करते हैं। और शराब के नशे में उन सबको वो भुला देना चाहता है। मगर जब तक शराब का नशा होता है तब तक वो चीजें याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही नशा फटा कि फिर वो सारी चीजें याद आ जाती है। और उनको और पीछे ढकलने के लिए, उनको भुलाने के लिए और ज्यादा शराब उसको पीनी पड़ती है। तो यही सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी। मगर दोस्तों जब मैंने अपना फोर स्टेप इन्वेंटरी ली, सब कुछ अपना लिखा जोखा लिखा, तो ए का प्रोग्राम कहता है कि यही रुकना नहीं है। क्योंकि वो सब पढ़ने के बाद में एक प्रकार का जो डर है, वो कहीं तो भी मेरे जैसे शराबी को घेर लेता है कि यार मैं इतना बुरा आदमी हूँ, इतने इतने गलत काम मैंने करके आए हैं, और कहीं तो भी इसकी पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है। आज नहीं कल मुझे मिलेगी। सोचो कि अगर ये जो कर्मकांड जो मैं करके आया हूँ, कई लोगों को सताया, रुलाया, नुकसान करके आया हूँ, तो किसी को पता चल गया तो क्या होगा एक दिन। तो ये सारे जो डर और पीछे बचपन से ही हमको संस्कार मिलते हैं, बचपन से ही हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। सबको पढ़ाया जाता है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। और सही में दोस्तों जब हम कुछ गलत करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं तो भी हमको कचोटते रहता है कि कुछ तो गलत किया है, कुछ तो तेरे हाथ से गलत हुआ है। और दोस्तों वो चीजें हमको कहीं तो भी खाते रहती है। तो जब चौथा कदम लिखने के बाद में वो सारा चीजें जो एक समय में कई कई चीजें भूल गया था, चौथा कदम कहता है कि खोज खोज के और निर्भयता पूर्वक, सर्चिंग एंड फियरलेस, जो भी लेखा जोखा लिखना है, वो एक तो चुन चुन के, खोज खोज के लिखना है कि जितना याद आ सकता हो। और निडर होके, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि जो लिख रहा हूँ वो कोई देख लेगा, किसी को पता चलेगा, कोई पढ़ लेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं जो खुद भूल गया था, वो सारी चीजें भी अब मेरी नजर के सामने में आ गई थी। और फिर वो सारी चीजें याद करने के बाद में एक अस्थिरता अंदर में पैदा हो जाती है कि अब कैसा। और इसीलिए दोस्तों, इससे अगर मुझे मुक्ति पाना है, डॉक्टर बॉब कहते हैं दोस्तों कि ट्रस्ट गॉड, मैंने भगवान पे भरोसा करो, क्लीन हाउस यानी अपने अंदर की सफाई करो, एंड हेल्प अदर, दूसरों की मदद करो। ये 12 कदमों का निचोड़ है जो डॉक्टर बॉब ने कहा है।
तो चौथा पांचवा कदम जो है दोस्तों, वो क्लीन हाउस का कदम है, अपने अंदर की सफाई करने का कदम है। तो चौथे कदम में मेरे अंदर की जो गंदगी है वो मेरे सामने में आ गई, मगर अब मुझे वो गंदगी साफ करना है। अंदर का जो घर है वो पूरा खराब हो चुका है, कहीं तो भी उसकी सफाई करना है। जब तक मैं उसकी सफाई नहीं करूंगा, मुझे सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड, मन शांति, चित्त शांति नहीं मिलने वाली। तो चौथे कदम में अपने पापों का पूरा कच्चा चिट्ठा तो लिख दिया, लेकिन अब है उसकी सफाई का काम। और वो है दोस्तों पांचवा कदम, जो आज अपना विषय है, कि हम भगवान के सामने, अपने आप से और एक अन्य व्यक्ति के सामने में अपने सारे दोषों का जो असल चरित्र है वो कहीं तो भी रखते हैं और स्वीकार करते हैं। और कहीं तो भी ये जो चीज है, ये मेरे घमंड पे इतना बड़ा चोट करती है कि और कोई दूसरी स्टेप ऐसी नहीं है दोस्तों जो मेरे ईगो को इतना डिफ्लेक्ट करती होगी। शायद इसीलिए हम डरते भी है। बहुत सारे लोग इन कदमों पे आगे इसीलिए बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट यही होती है, एक डर कि यार कैसे मैं अपना सारा जो कच्चा चिट्ठा है, अपने पाप है, वो दूसरों को बताऊं। अपने आप से कबूल करना और भगवान के सामने कबूल करना हम मान लेते हैं, राजी हो जाते हैं, मगर इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। भगवान के सामने में जब हम कबूल करते हैं तो साक्षात भगवान हमारे सामने में नहीं होता। और अपने आप से क्या कबूल करना हम तो सब जानते ही जानते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम सारी चीजों को एक अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर करना, कन्फेशन जिसको कहते हैं। तो इस चीज के लिए दोस्तों बहुत बड़ी नम्रता हो चाहिए होती है, अपने अहंकार को कहीं तो भी तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि पूरे 12 कदमों में से ये जो पांचवा कदम है ये बहुत ही क्रुशियल है। और कई लोग जो इस पांचवें कदम से स्किप करते हैं, यानी इससे भागने की कोशिश करते हैं, कालांतर में वो लोग सोबर नहीं रह पाते। अच्छे अच्छे ओल्ड टाइमरों का जिक्र किया गया है कि कई सालों की सोबरिटी के बाद लोगों ने शराब पी है। यदि उन्होंने अपना हाउस क्लीन नहीं किया, यदि उन्होंने अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, एडमिट नहीं किया, तो ये जो कदम है दोस्तों, पांचवा कदम, ये बहुत ही क्रुशियल है। और उसमें भी दोस्तों अपना जो दोष है, हमारे जो गलतियां है, उसकी वास्तविक प्रकृति को समझकर उसको सब बताना, ऊपर ऊपर से नहीं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें हम बताएंगे, कुछ चीजें हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो कदम है वो साफ तौर पे कहता है कि पूरी तरीके से ईमानदारी, रिगरस ऑनेस्टी, कठोर ईमानदारी। ए में प्रोग्राम में आने के बाद में थोड़ी बहुत ईमानदारी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो अब ईमानदार हो गए, मगर हम पूरी तरीके से ईमानदार नहीं रहते। हम तो डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो डॉक्टर का भी इलाज करवाते वक्त हम डॉक्टर को अपनी चीजें बराबर नहीं बताते। तो हम एक बेईमान किस्म के शराबी लोग हैं। लेकिन ए का प्रोग्राम कहता है रिगरस ऑनेस्टी, कठोर ईमानदारी। जब हम पूरी ईमानदारी से ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं, तभी उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो ये चीजें पांचवें कदम पे जब हम अन्य व्यक्ति के साथ में हम शेयर करते हैं, तब मुझे हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरा जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग है, मेरे दोषों की जो वास्तविक प्रकृति है, वो मुझे कहीं तो भी एक अन्य व्यक्ति के सामने में रखना पड़ेगा। तो बिग बुक में स्पॉन्सर का जिक्र नहीं है। बिग बुक में कहा गया है कि आप अपने डॉक्टर के साथ, या अपने स्पिरिचुअल एडवाइजर के साथ, या अपने किसी दोस्त के साथ, या किसी अजनबी व्यक्ति के साथ भी पांचवा कदम आप ले सकते हो। जो भी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा है, अपने दोस्तों की कबूली है, वो इन लोगों के सामने में आप दे सकते हो, बशर्ते कि उस पे आपको पूरा भरोसा हो। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि किस व्यक्ति के सामने में आप शेयर कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका उसके ऊपर में फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी आप खुल के ये चीजें आप कर सकते हो। मगर कुछ सालों के बाद
जब 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक लिखी गई, तो 5वें कदम में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि हम अपने एक स्पॉन्सर या किसी ओल्ड टाइमर या स्पिरिचुअल एडवाइजर से के साथ ये स्टेप ले सकते हैं। तो मैंने जिन्हें अपना स्टेप स्पॉन्सर बनाया था, काफी अनुभवी थे वो, और मुझे लगा कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो मैंने अपना जो एक सदस्य थे मेरे स्पॉन्सर, उन्हीं के सामने में 5वां कदम लिया दोस्तों। और सारा जो मेरा चौथे कदम में लिखा हुआ जो कच्चा चिट्ठा था, वो 1 to 1 बैठ के उनके साथ में डिस्कस किया। सारी चीजें उनके सामने में कबूल की और रख दी कि इस तरीके से मैं लोगों से खुन्नस से भरा हुआ हूँ, इस प्रकार के डर मेरे साथ में काम करते हैं, ये मेरी सेक्स की समस्याएं है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सताया, रुलाया, नुकसान पहुंचाया। नुकसान, जो 8वें कदम में नुकसान शब्द है, वो नुकसान शब्द सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नुकसान नहीं होता दोस्तों। हम लोगों का भावनात्मक नुकसान करते हैं, हम लोगों का शारीरिक नुकसान करते हैं, हम लोगों का मानसिक नुकसान करते हैं, हम लोगों का आर्थिक नुकसान करते हैं। तो ये कई प्रकार के नुकसान हम करते हैं लोगों के। तो उन सारे नुकसानों को कैसे कैसे लोगों को हमने सताया, रुलाया, पीड़ित किया, उन सबको कहीं तो भी स्वीकार करना, ताकि हम आगे चल के उनकी भरपाई कर सके। तो ये पूरी ईमानदारी से करना। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हम बचा कर रखेंगे, कुछ चीजें हम छुपा कर रखेंगे, सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रकार की बेईमानी होती है। तो जब ये कदम मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के लिया, और जब पूरा कदम मेरा हो गया दोस्तों करके, अपने सारे दोषों की कबूली मैंने अपने स्पॉन्सर के सामने में बैठकर दे दी, उसके बाद में दोस्तों मुझे इतना मन हल्का लगा कि ऐसा लगा कि मेरा जो बरसों का जो बोझ है मेरे सर पे, वो कहीं तो भी आज उतर गया है। कई जो सीने में राज दफन थे, ऐसी ऐसी चीजें थी कि जो मैंने किसी को शेयर नहीं किया था। सिर्फ मैं जानता था कि ये पाप मैंने किया है, ये जुर्म, ये गलत काम मेरे हाथों से हुआ है। हम दिखाने, और एक वो होता है कि जिसको मैं खुद भी जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कितना गलत आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे विचार कैसे है, मेरे व्यवहार कैसे है, मेरी भावनाएं कैसी है। लेकिन मैं लोगों को कुछ और प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, ये डुअल पर्सनैलिटी में जीने वाला इंसान कभी भी मानसिक सुकून प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जद्दोजहद यही रहती है कि वो अंदर से तो गलत रहेगा, लेकिन लोगों के सामने में यही बताने में उसकी मशक्कत जाती है कि वो सही कैसे है। तो ये जो डुअल पर्सनालिटी होती है, वो हमारी आत्मशांति छीन लेती है दोस्तों। और मेरे जैसा शराबी, जो आज शराब से दूर है, वो कहीं तो भी जीने का आनंद उठाना चाहता है, जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अगर मैं दोहरा व्यक्तित्व वाला हूँ, लोगों को दिखा कुछ रहा हूँ, अंदर से चल कुछ रहा है, तो उसका खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो इसी तरीके की मेरी पर्सनालिटी थी कि मैं था कुछ, मैं पता कुछ रहा था, और उस सारा बोझ मैं खुद अकेले ही वो झेल रहा था। मानसिक रूप से मैं अस्थिर था। तो ये इन चीजों से कहीं तो भी मुझे मुक्ति मिली जब मैंने अपने अंदर जो है वो बाहर निकाला, अपने स्पॉन्सर के सामने में रखा। तो कहीं तो भी एक सेंस ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं, कि मुझे एक आजादी की भावना, कि नहीं यार, अब मैं अंदर और बाहर से एक जैसा हूँ। अब मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो 5वां कदम लेने के बाद में, और अपने दोस्तों की वास्तविक प्रकृति अपने स्पॉन्सर से शेयर करने के बाद में, ये इन कुछ चीजों का मुझे फायदा हुआ। एक तो मेरे अंदर का डर खत्म हो गया, मेरी आत्मग्लानि में कमी आई। कहीं तो भी जो पाप मैंने किए, गलत काम मैंने किए, वो एक जो बोझ था मेरे दिलो दिमाग पे,
उससे मुझे मुक्ति मिली और एक आगे का रास्ता भी मिला कि ठीक है, गलतियां हो गई है, कोई बात नहीं, मगर पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। ए का प्रोग्राम पश्चाताप करने वाला नहीं है, ए का प्रोग्राम प्रायश्चित करने का है। पश्चाताप करके मैं हाय बेचारा, मैं तो इतना गलत आदमी हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, ऐसा बोलते रहने की जरूरत नहीं है। गलतियां हो गई है, अब अपने को भरपाई करनी है, प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित करने का एक मौका मिला। दूसरी बात कि जब मैं खुद इतना गलत आदमी हूँ और मैंने इतनी गलतियां की है कि शायद कुछ गलतियों के लोग मुझे माफ भी न करें, तो अब मैं लोगों के प्रति क्यों चिढ़ा हुआ हूँ, मैं लोगों के प्रति खुन्नस क्यों पाल रहा हूँ। कहीं तो भी आज मुझे भी उनको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों से मैं चिढ़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है इन्होंने मेरा कुछ गलत किया, तो जब मैं अपनी गलतियां देखता हूँ तो उन लोगों की गलतियां मुझे कम नजर आती है और मेरे मन में उनके लिए एक माफ करने की भावना पैदा होती है कि मैंने इतने सारे गलत काम किए, उसके बावजूद लोगों ने मुझे संभाला, मुझे झेला, मुझे माफ किया। तो आज मेरा भी दायित्व है कि मेरे साथ में किसी ने कुछ गलत किया है, तो आज मैं उनको भी माफ करूं, उनको भी मैं आगे बढ़ूं, गले से लगाऊं। तो ये एक भावना दोस्तों 5वें कदम के बाद में मेरे मन में जागी। और ये सारी चीजों की वजह से शराब की दूरी के साथ साथ एक प्रसन्नता दोस्तों कहीं तो भी जीवन में आने लगी। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, हमारी गलतियों की वास्तविक प्रकृति, इसका साफ मतलब है अपने चरित्र के दोषों को पहचानना। क्या है चरित्र के दोष? जो हम 7 डेडली सिंस के नाम से भी जानते हैं, 7 घातक पाप। क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं हमारे चरित्र के दोषों के, मगर ये जो 7 घातक पाप है, ये 7 जो चरित्र के दोष है, ये सब जगह कॉमन है और हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारा अहंकार, हमारी लालच, हमारा गुस्सा, हमारी काम वासना, हमारा पेटूपन, हमारा आलसीपन और हमारी जलनपना, ईर्ष्या। तो जो भी लोगों का मैंने नुकसान किया, जो भी लोगों को मैंने कहीं तो भी चोट पहुंचाई, मैंने जिंदगी में जो भी गलत काम किए, कुछ अपराध मेरे हाथ से हुए, तो उनके पीछे में जब मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो 7 घातक जो पाप है, ये जो चरित्र के दोष है, वही उनके पीछे नजर में आते हैं। जैसे कि मेरा अहंकार, मैं अपने घर में शराबीपन का हाल क्या होता है, एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या भुगतना पड़ता है, ये खुद मैं देख चुका था। मेरे पिताजी शराबी थे और मैं खुद भुक्तभोगी था शराबीपन का अपने पिताजी के। बाहर की दुनिया में भी मैंने लोगों को मरते बर्बाद होते हुए देखा था। इतना सब कुछ रहने के बाद में भी मैंने दारू पी। धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ी, लोग मुझे भी समझाने लगे, मेरे भी हाथ तो वही होने लगा कि जो और लोगों के जिंदगियों में मैं देख रहा था। उसके बावजूद मैं मानने को तैयार नहीं। जब भी मैंने जिक्र किया कि 2003 में मैं मरते मरते बचा, 11 महीने में मरण शैया पे रहा, उसके बाद में भी मैंने दारू पी। तो ए में आने के बाद में समझ में आया एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग था मेरा अहंकार, मेरा प्राइड, मेरा ईगो, जो मुझे बताता था आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, जो दूसरों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं होगा। और इस अहंकार की वजह से ही दोस्तों मैं बार बार मुंह की खाता था और फिर दारू की तरफ जाता था। लेकिन डिजीज ऑफ डिनायल कि मैं मानने को तैयार नहीं था। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, हमारे दोस्तों की वास्तविक प्रकृति समझ में आती है चौथा कदम लिखने के बाद, स्पॉन्सर से डिस्कस करने के बाद, कि मेरी समस्या शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा इजम है। इसीलिए बोला गया है कि ये स्पिरिचुअल मेलेडी है।
हम आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है। और जो शराब है वो सिर्फ एक सिम्टम है, सिर्फ एक लक्षण है। हमको पहचानना है हमारे इजम को, हमारे दोषों की वास्तविक प्रकृति को, जो हमको बार बार शराब की तरफ लेके जाती थी और अभी भी इतनी पावरफुल है कि सोबराइटी में भी वो हमको दोबारा दारू की तरफ में लेके जा सकती है। जैसा मैंने बताया शुरू में, कई लोगों को मैंने ए में आने के बाद में भी कई सालों के बाद शराब की तरफ में जाते हुए देखा। और जब हम कारण ढूंढते हैं तो इन 7 घातक पापों के सिवा और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। कोई अहंकार की वजह से दारू पीता है, कोई मोर सेक्स की वजह से, लस्ट की वजह से दारू पीता है, कोई ग्रीड लालच की वजह से दारू पीता है, सट्टा लटरी जुआ 2 नंबर के काम, कर्जे हो गए, चला शराब पीने। कोई एंगर, गुस्से की वजह से शराब पीता है। तो ए में आने के बाद में भी अगर कोई शराबी शराब पी रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी समस्या सिर्फ सिर्फ शराब नहीं है। उसकी समस्या है उसका इजम, उसकी आध्यात्मिक बीमारी, जो उसके चरित्र को लगी हुई बीमारी है, जो उसकी सोच को लगी हुई बीमारी है। तो समझ में आया कि मैं क्यों सेक्स के मामले में बहुत ज्यादा सोचता था। ठीक है, मैं कुंवारा था, मैं यंग था, और इसकी वजह से नेचुरल था कि वो मेरे मन में वो विचार आते थे। मगर मैं उन पर संयम क्यों नहीं पा रहा था। कहीं तो भी मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरे शराबीपन को बढ़ाने में जो मेरी एज थी उस वक्त, और जो मेरा, यानी मैं कुंवारा था, बेरोजगार था, और यंग था, तो उसकी वजह से भी कहीं तो भी उन अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। मेरे अंदर में जो एक फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था, निराशाएं भरी हुई थी, उसकी वजह से कहीं तो भी मेरी मेरी जो प्रकृति थी वो खुन्नस से भरी हुई थी। मैं अपने अपनी बर्बादी का सबसे ज्यादा दोष मेरे पिताजी को देता था, क्योंकि वो पिताजी शराबी थे। और मेरे रिजेंटमेंट की लिस्ट में पहले नंबर पे नाम भी मैंने उन्हीं का लिखा था। और उसके बाद में फिर अनगिनत लोगों के नाम थे, करीब करीब 250-300 लोगों के नाम मेरे रिजेंटमेंट की लिस्ट में थे। तो इतने सारे लोगों से मैं चिढ़ा हुआ था, खुन्नस से, गुस्से से भरा हुआ था। और सबके अपने अपने कारण थे। इसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये ऐसा वो वैसा, वो मुझे बदनाम करता है, वो मेरी यहाँ इधर उधर बातें करता है। तो अनगिनत कारण मेरे पास में थे लोगों से चिढ़ने के, गुस्सा करने के। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने अपनी ये इन्वेंट्री लिया, तब मुझे पता चला कि मेरा बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम है मेरा एंगर, मेरा गुस्सा, मेरा गुस्सेल स्वभाव, मेरा ईगो, जो चाहता है कि सब कुछ मेरे मेरे मन के हिसाब से हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। अगर मेरे मन के हिसाब से बातें होती रही तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे मन के खिलाफ अगर बातें हुई तो मैं नाराज हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट पैदा होने लगता है। तो कहीं तो भी जब ए में आने के बाद में, अपनी इन्वेंट्री लेने के बाद में, जब हमको पता चलता है कि हमारे दोस्तों की वास्तविक प्रकृति क्या है, तब जाके दोस्तों आगे हम उन पर अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। हम कई बार हमको भी अचरज हो जाता है कि यार मैं इस तरीके का बिहेवियर कैसा कर रहा हूँ। मैं अचानक भड़क जाता था, मेरी बहुत पहले बहुत ही तीव्रता थी इसकी, अचानक भड़क जाना। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं सही हूँ और लोग गलत हैं, और मैं जो लोगों पे भड़कता हूँ तो वो जायज है, क्योंकि ये लोग गलत है, ये गलत तरीके से काम करते हैं, ये गलत बात करते हैं, और मैं जो सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ वो सही है, और मुझे अधिकार है इन पर चिढ़ने का, भड़कने का। तो घर में अपने माँ बाप पे भड़क रहा हूँ, बीवी आ गई तो बीवी पे भड़क रहा हूँ, ए में आ गया तो ए के मेंबरों पे भड़क रहा हूँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये मेरा अपना स्वभाव है। मेरे स्पॉन्सर ने समझाया कि इस तरीके का स्वभाव अगर आपका है तो आपको इससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भड़क जाते हो, गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो उससे आगे वाले से आपके संबंध खराब होते हैं। आपकी बात हो सकता है कि सही हो,
लेकिन बात करने का अगर तरीका गलत है तो उससे संबंध खराब होने ही वाले हैं। वही बात आप प्रेम से समझा सकते हो। आगे वाला हो सकता है कि अपनी गलती मान ले और सुधारने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप भड़क जाओगे किसी पे भी तो वो तो नाराज हो जाएगा, उससे आपके संबंध खराब होंगे। और ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट था दोस्तों मेरा। मैं अपने काम धंधे पे जिनके काम करता हूँ उन पे भड़कने की मेरी आदत थी, घर में माँ बाप पे भड़कने की आदत थी, ए में न्यू कमर्स, मिडल टाइमर्स या कभी कभी ओल्ड टाइमरों पे भड़कने की आदत थी। तो आखिरकार मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम मेरा ईगो है, मेरा प्राइड है। मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हर एक की कुछ ना कुछ खोट निकालने का, ब्लेमिंग नेचर, हर चीज में कहीं तो भी कमियां ढूंढने का, और गुस्सैल स्वभाव, अचानक गुस्सा आना, उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं रखना। तो कहीं तो भी चौथा पांचवा कदम जब हम लेते हैं स्पॉन्सर की मदद से, उनसे डिस्कस करके, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आने लगती है दोस्तों, कि सिर्फ शराब समस्या नहीं है हमारी। अब तो शराब का प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आज शराब से दूर है। आज हमको आत्म शांति चाहिए, मन शांति चाहिए। शराब तो जिंदगी में नहीं है। फिर आज भी हम रेस्टलेस क्यों है, इरिटेट क्यों है, डिस्कंटेंट क्यों है? जब हम शराब पीते थे तब थे हम अस्थिर, चिड़चिड़े, नाखुश। लेकिन अगर आज सोबर है और सोबराइटी में भी हम अस्थिर है, चिड़चिड़े है, नाखुश है, तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। हमने अपना हाउस क्लीन नहीं किया, क्लीन हाउस। अपने अंदर की हमने सफाई नहीं की। हम उस पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने उसको समझा ही नहीं। और फिर अचानक गलतियां हो जाती तो हम बोल रहे अरे ऐसा कैसा हुआ, पता ही नहीं चला यार। मेरे हाथों से कैसी गाली निकल, मेरे मुंह से कैसी गाली निकल गई, मैंने किसी को कैसे मार दिया, मैंने वो गलत काम कैसा कर दिया, कैसे मैं अनैतिक संबंध में फंस गया, कैसे मैं लालच में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब तक हो जाता है काम तब तक बहुत देर हो जाती है। कई बार हम बहुत बड़े बड़ी तकलीफ, बड़ी समस्याओं में भी फंस सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, ए में आने के बाद सोवराइटी में बड़ी बड़ी तकलीफों में फंस गए वो, अपने चरित्र के दोषों की वजह से। तो कहीं तो भी दोस्तों, जब हम अपनी मॉरल इन्वेंट्री लेते हैं, अपनी नैतिकता का लेखा जोखा लिखते हैं ईमानदारी से, खोज खोज के, और फिर उसके बाद में जो भी हमारा सारा कच्चा चिट्टा हमारे सामने आता है, सारे हमारे जो गुनाह, हमारी गलतियां, हम पांचवें कदम में एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, क्या क्या मेरे डिफेक्ट है, उनको कबूल करना, उनको अपने आप से, भगवान से, और विशेष तौर पे एक अन्य व्यक्ति के साथ, जैसा कि बताया गया है कि आप स्पॉन्सर के साथ भी ले सकते हो, किसी धर्म गुरु के साथ भी ले सकते हो, साइकेट्रिक डॉक्टर के साथ भी ले सकते हो, किसी अजनबी व्यक्ति के साथ भी ले सकते हो। वो चुनाव आपको करना है। लेकिन जब हम ये करते हैं दोस्तों, उसके बाद का जो आनंद है वो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। एक का प्रोग्राम ही दोस्तों अनुभव का प्रोग्राम है। मैं चाहे कितना भी मैं बताने की कोशिश करूं, लेकिन कदम लेने के बाद में मुझे क्या फायदा हुआ, वो शब्दों में बयान करना मेरे लिए कठिन है। हम जब खुद उन कदमों पे काम करते हैं, खुद उनको एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं, तभी दोस्तों हम उसको ले पाते हैं। मेरे दिलो दिमाग से कहीं तो भी जो वर्षों का बोझ था, वो कहीं तो भी इस कदम से लेने की वजह से दूर हुआ। अंदर जो गिल्ट था, आत्मग्लानि थी गलत कामों की, उसमें कमी आई। एक रास्ता मिला कि नहीं, मेरी गलतियों की, मेरे पापों की माफी मुझे मिल सकती है। भरपाई के द्वारा मुझे उन सबकी भरपाई करना पड़ेगा जिन जिन का मैंने नुकसान किया। संबंध उनसे सुधारने पड़ेंगे। और सबसे विशेष बात कि जब हम अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, अपने दोषों की वास्तविक प्रकृति को पहचान लेते हैं, उसके बाद में छठवें सातवें कदम पे दोस्तों एक दिन के आधार पे हम उन पर काम करना शुरू करते हैं। जैसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी का पता होता नहीं, तो डॉक्टर बोलता है कि
शेषराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फ्रॉम हमारी दोषों की, हमारी गलतियों की वास्तविक प्रकृति। मगर अब यही काम खत्म नहीं हुआ। अब आगे में 6वें और 7वें कदम पे हमको इन चरित्र के दोषों पे, यानी कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ जो रॉन्ग है, हमारे दोषों की जो वास्तविक प्रकृति है, उसको समझने के बाद वन डे एट ए टाइम काम करना पड़ता है। 6वें कदम पे हम तैयार होते हैं कि भगवान हमारे चरित्र के दोषों को दूर कर दे, और 7वें कदम पे रोज के रोज भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज के दिन मेरे अहंकार की तीव्रता कम रख, मेरी लालच की, मेरी सेक्स की, लस्ट की, मेरी ईर्ष्या की भावना की, मेरी गुस्से की भावना की, मेरी आलसपन की, मेरे पेटूपन की जो भावना की, कहीं तो भी जो तीव्रता है, उसको एक दिन के लिए आज कम रख। हम अकेले भी ये चीजें नहीं कर पाते दोस्तों। कई बार सवाल आता है कि एक लिटरेचर में भी लिखा है कि हमारे चरित्र के दोस्त तो कभी जाने वाले हैं नहीं, तो फिर उन पर काम क्यों करना। हम तो कभी स्पिरिचुअली परफेक्ट तो हो नहीं सकते। एक लिटरेचर में ही लिखा है, बिग बुक में, कि हम आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं, हम परफेक्शन की बात नहीं करते। तो रोज एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और शराब से दूर रहने के लिए इन चीजों पे काम करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं इन चीजों को नहीं समझूंगा, अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग को, तो मैं कभी भी इनका शिकार हो जाऊंगा, और कब मैं दारू के अड्डे पे दिखूंगा पता नहीं चलेगा। और फिर सवाल दारू का ही नहीं है, अपने चरित्र के दोषों की वजह से मैं शराब के बगैर भी तकलीफ में रह सकता हूँ, परेशानियों में रह सकता हूँ, दारू नहीं पी रहा हूँ, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से कहीं तो भी गलत कामों में फंसा हुआ हूँ। मेरे हाथों से गलतियां हो रही है, जिंदगी में समस्याएं पैदा हो रही है। मगर जब दोस्तों हम अपने इन चरित्र के दोषों को जानकर एक दिन के आधार पे उनकी तीव्रता को कम रखने का काम करते हैं, तो हमारी जिंदगी में हम बड़ी बड़ी गलतियां करने। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org, और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।